अगर हमें इस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले ये देखिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है। जिस तरह से लैग्रांजे लीनियर फॉर्म में होता है, अगर ऑर्डर फर्स्ट होता है तो लैग्रांजे लीनियर फॉर्म में कैपिटल पी स्मॉल p प्लस कैपिटल क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर होता है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो लैग्रांजे लीनियर फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां मेंशन नहीं होगा कि ये होमोजीनियस फॉर्म में, उसको आप होमोजीनियस की तरह सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज मेंशन नहीं रहता। एग्जाम में क्या मेंशन रहेगा, सिंपल आपके पास ये फेस दिया जाएगा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और सिंपली कहा जाएगा इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस शेप पे है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस है, फर्स्ट ऑर्डर का है, नॉन लीनियर है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल अगर फर्स्ट टर्म को देखें, ये क्या है, ऑर्डर 3 का है। सेकंड टर्म को देखें, ये भी ऑर्डर क्या है, 3 है। ये देखें तो ये भी ऑर्डर 3 है। तो ईच एंड एवरी टर्म्स ऑर्डर 3 के। ऑर्डर 3 इन द सेंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टाइम्स तक हुआ है, 3 टाइम्स तक। तो या तो x के रिस्पेक्ट में हुआ है 3 टाइम्स, या क्या सेकंड टर्म में x के रिस्पेक्ट में 2 बार और y के रिस्पेक्ट में 1 बार। तो ओवरऑल कितने टाइम्स तक हुआ है डिफरेंशिएशन पार्शियली 3 टाइम्स। और थर्ड टर्म को देखें तो y के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स जो है पार्शियल डिफरेंशियल हो चुका है फंक्शन का। तो अब यह पता चल गया ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के साथ साथ अब हमें ये देखना है कि जो कॉफिशिएंट है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मींस पार्शियल डिफरेंशिएट का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट है यहाँ 4 है, यहाँ क्या है आपके पास -3 है, यहाँ क्या है 1 है। तो दैट मीन्स जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कॉफिशिएंट। ये हम लोग जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद जो है वर्किंग स्टेप्स क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। सो आई होप आपने नोटबुक में भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ईच एंड एवरी स्टेप्स लिख चुके होंगे। एक टेबल भी जो है हम लोगों ने बनाया था वो भी जो है मेंशन कर चुके होंगे अपने नोट्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो पहला स्टेप क्या होता है, इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम लोग डी और डी डैश के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैपिटल डी डी बाई डी एक्स डेल बाई डेल एक्स और कैपिटल डी डैश डेल बाई डेल वाई। सो हमारे पास एक डी फॉर्म में हम हमेशा सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डी फॉर्म बना लेते हैं। और यहाँ मेंशन भी कर लीजिए आप एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है कि कैपिटल डी क्या है और कैपिटल डी डैश क्या है ये आप हमेशा मेंशन करते हुए चलेंगे। तो कैपिटल डी हम किसको डिनोट कर रहे हैं, डेल बाय डेल एक्स, और कैपिटल डी डैश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाय डेल वाई से। सो ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करते हैं, डी डैश की जगह 1 और डी की जगह कैपिटल या स्मॉल एम आप पुट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। सो पुट कर रहे हैं डी डैश की जगह 1 और डी की जगह क्या है, स्मॉल एम। और ओवरऑल उसको इसकी किसकी राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, 0 की तरफ इक्वेट करते हैं और उस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो नाउ ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर या तो हम क्यूबिक इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके रूट्स मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा है तो सब सम ऑफ रूट्स लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लें, और फिर 2 के प्रोडक्ट के सम में लिख सकते हैं। तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप इसमें m की वैल्यू देख लीजिए कि m की वैल्यू किस पे सेटिस्फाई कर रही है। तो m की वैल्यू आप 1 -1 2 -2 3 -3 रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारे पास रूट से आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप ये टास्क जो है आप इजीली अचीव कर ले सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली क्या करता हूँ, रूट्स इसकी वैल्यू राइट डाउन कर देता हूँ। सो जो m का रूट्स आएगा वो क्या आएगा, -1 और रूट्स रिपीटेड रूट्स होगा 2 और 2। तो m की वैल्यूज क्या हो गई, -1 2 2। अब इसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो यहां दिख रहा है 2 रूट्स क्या है, इक्वल है, और एक रूट्स क्या है इससे डिस्टिंक्ट है, वो क्या है, -1 है। तो अगेन जो आप टेबल बना चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उससे ही हम क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। सो अगेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, फंक्शन के फॉर्म में होता है। तो f1 y माइनस m1x मींस y प्लस m1x और m की वैल्यू क्या है, -1, तो क्या हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा, प्लस नया फंक्शन f2 y प्लस m2x, m2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y प्लस क्या हो गया 2x। और सिंस रिपीटेड है तो हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं, x से प्रोडक्ट करते हैं, किसको, न्यू फंक्शन को। और न्यू फंक्शन भी किसका फंक्शन होता है, जो है सेम रूट्स था तो इसी का फंक्शन होता है y प्लस 2x। तो नाउ दिस इज
आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूट्स। रूट्स क्या है, सेम है तो उसका अलग रूल होता है, और डिस्टिंक्ट है तो उसका क्या अलग रूल होता है। और अगर मर्ज हो जाए, जिस तरह से यहाँ है -1 है और दो रूट्स इक्वल है, तो उसका केस क्या हो गया, आप एक रूट्स जो डिस्टिंक्ट था उसका केस लिख लिए, और जो फिर दो रूट्स इक्वल था उसका केस लिख लिए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे, पहले इक्वल का भी फंक्शन बना सकते थे, दैट मीन्स f1 y + 2x प्लस x f2 y + 2x, और प्लस क्या करते आप f3 y - x, वो भी सेम होता क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है। नाउ अब हमारे पास एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा। अब हम क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सो पीआई के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है, जो फंक्शन है, वो उसको हम डी और डी डैश के फॉर्म में लिखते हैं, और ऑपरेट किस पे कराते हैं, जो राइट हैंड साइड है फंक्शन। तो राइट हैंड साइड में क्या है फंक्शन, e की पावर x + 2y। अब जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू यहां लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, जो फंक्शन d है वो क्या है, यही है फंक्शन d। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन d डी डैश, यही फंक्शन है आपके पास। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख लें, जो है इसकी प्लेस पे लिख लें। तो f ऑफ डी डैश की जगह हम वो वैल्यू रख लेते हैं। सो नाउ एक सिंपल टास्क अब हमें करना है, d की जगह अब यहां इससे कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट क्या है, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, e की पावर ax + by से कंपेयर कर रहे हैं। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस a की वैल्यू 1 को कहाँ रखना है, कैपिटल D की जगह, और इस b की इक्वल्स टू 2 की कहाँ रखना है, d डैश की जगह। तो d की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं और d डैश की जगह 2 पुट कर रहे हैं। सो जैसे ही हम d की जगह 1 पुट किए, तो जहां जहां d था उसकी जगह हम 1 पुट कर देते, तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 -3 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स 1, और डी डैश की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो डी डैश की जगह क्या हो गया, 2 प्लस 4 टाइम्स डी डैश का क्यूब, तो 4 टाइम्स तो ऑलरेडी है ही, और डी डैश मीन्स 2 का क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो क्या हो गया, 1 - 6 + 32 हो गया, और जो सिंप्लीफिकेशन करके बाद क्या हो गया, 27 आ गया। तो ओवरऑल पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, इस एक्सप्रेशन से हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन के लिए लिखने के लिए क्या करेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, CF + PI, CF की वैल्यू रख लिया और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू रख लिया, यही आपका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन e की पावर का केस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर का केस क्या है, सिंपल है, केवल d की जगह, कैपिटल D की जगह हम कंपेयर करते हैं अगर ax + by से, तो कैपिटल D की जगह 1, और d डैश की वैल्यू जो है y का कोफिशिएंट होता है 2, उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर x - 2y होता, तो अब a की वैल्यू आप क्या पुट करते, अगर ये होता तो a की वैल्यू तो 1 पुट करते, a की वैल्यू 1, और कंपेयर करते b की वैल्यू क्या है, -2 है होता है इस केस में, तो d की जगह आप क्या पुट करते, 1, और इस केस में d डैश की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -2। तो एक सिंपल टास्क है, बस क्या करते हैं, पावर देखते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं पावर में, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, और सिंपली हम क्या करते हैं, d और d डैश को उसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि जो क्वेश्चन है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया है वो होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है, फिर विथ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल ax + by का पर्टिकुलर इंटीग्रल किस हिसाब से जो रूल है वो जो है समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया, अप्लाई किया जो रूल्स था e की पावर ax + by का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। तो अगेन क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है निकालते हैं हम CF + PI है, तो सबसे पहले CF निकालते हैं, और PI के लिए अगर फंक्शन क्या होना चाहिए, e की पावर ax + by है, तो कैपिटल D जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे करते हैं, del/del x, और कैपिटल D डैश जिसको हम लोग डिनोट करते हैं del/del y से, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो कैपिटल D की जगह a और कैपिटल D डैश की जगह b से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाता है फंक्शन के फॉर्म में। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।